Hi there, this is Bholenath Tamrakar and I welcome you all in the classes of Easy Pharmacology। मेरा आज का टॉपिक है रिसेप्टर। रिसेप्टर को मैंने पहले इंट्रोड्यूस किया था नर्वस सिस्टम के वीडियो में, जहां पर प्री साइनेप्टिक नर्व न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है, तब पोस्ट साइनेप्टिक नर्व के पास अवेलेबल प्रोटीन उसे रिसीव करने का काम करता है। क्योंकि वो उसे रिसीव कर रहा है, इसलिए उस प्रोटीन को रिसेप्टर कहते हैं। ठीक बेसबॉल के गेम में भी ऐसा ही होता है। जब वहां पिचर बॉल को फेंकता है, दूसरे साइड पे कैचर उसे रिसीव करता है। उस कैचर के पास ग्लव्स हैं ताकि वो बॉल को रिसीव कर सके। वैसे ही आपकी बॉडी में जब एक सेल हार्मोन या किसी तरीके के केमिकल को रिलीज करता है, तब दूसरा सेल एक्ट करता है एज अ कैचर। उसके पास बेसबॉल का ग्लव्स तो नहीं है, लेकिन प्रोटीन अवेलेबल है, और उस प्रोटीन से जैसे बेसबॉल में बॉल को रिसीव कर रहे थे, वैसे ही वो हार्मोन या केमिकल को रिसीव करता है और एक्ट करता है एज अ रिसेप्टर। हमारा ब्रेन अलग अलग तरीके का केमिकल रिलीज करता है ताकि वो अलग अलग मैसेज को पहुंचा सके। फॉर एग्जाम्पल हंगर, उसके बाद खाने के लिए, फिर थर्स्ट का, उसके बाद ड्रिंक का। ये चार अलग अलग तरीके के मैसेज हो गए। इसे रिसीव करने के लिए सेल्स के पास अलग अलग टाइप के प्रोटीन अवेलेबल हैं, और ये प्रोटीन एक्ट करते हैं एज अ रिसेप्टर। ऑल ओवर रिसेप्टर के नाम पर हमारे पास केवल प्रोटीन है, और ये प्रोटीन पॉलीमर है अमाइनो एसिड का। एक अमाइनो एसिड को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कार्बन एटम की, जिसके एक एंड पे एमाइन ग्रुप जुड़ा रहे, दूसरे पे कार्बोक्सिल जुड़ा रहे, तीसरे पर एक एल्किल ग्रुप जुड़ा रहता है, और चौथे पर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यूज कर सकते हैं। ऑल ओवर अमाइनो एसिड तब बनेगा जब एक ही कार्बन के साथ में अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा रहे। जब ऐसा एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ अटैच होगा, जिसमें एक का कार्बोक्सिल दूसरे के अमीन के साथ में अटैच हो जाए, तब उसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पर दो अमाइनो एसिड हैं, इसलिए इसे डाइपेप्टाइड कहते हैं। इस डाइपेप्टाइड में अगर एक और अमाइनो एसिड को ऐड कर दिया जाए, लेकिन स्टिल कंडीशन वैसी ही है, कार्बोक्सिल को एमीन के साथ ऐड करना है, तब ये ट्राइपेप्टाइड बना लेगा। फिर से एक और अमाइनो एसिड जोड़ दूं तो ये चेन लंबी होती चली जाएगी, लेकिन हर बार आपका जो कंडीशन है वो स्पेसिफाइड है। हर बार इसमें एक एंड नाइट्रोजन टर्मिनल के फॉर्म में मिलेगा और दूसरा कार्बन टर्मिनल के फॉर्म में मिलेगा। इसीलिए जब ये डायग्राम आप बुक में देखते हैं, तो वहां पर भी रिसेप्टर को ऐसे ही स्पेसिफाई किया जाता है। एक एंड पर नाइट्रोजन टर्मिनल देते हैं, दूसरे एंड पर कार्बन टर्मिनल दिया जाता है। अगर मैं इस चेन को और लंबा करते चलूं, इतना कि कम से कम 1000 अमाइनो एसिड इसमें अटैच हो जाएं, तब ये कहलाता है प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर द प्रोटीन। इस प्राइमरी स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया जाता है बाय यूजिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, और अगर ये हेलिकल शेप ले ले, तब इसे कहते हैं अल्फा हेलिक्स। सेकेंड साइड पे यही हाइड्रोजन बॉन्ड कभी कभी इसे एक शीट का फॉर्म दे देता है, तब इसे कहते हैं बीटा शीट। अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट दोनों मिलकर के बनाते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर द प्रोटीन, और अगर इसे मर्ज अप करके अगेन फोल्ड किया जाए, इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड को ऐड कर दिया जाए, तो ये बना लेता है टर्सरी स्ट्रक्चर। ऐसा टर्सरी स्ट्रक्चर एक इंडिपेंडेंट प्रोटीन के रूप में अवेलेबल हो सकता है, और इसे कहते हैं मोनोमर फॉर द प्रोटीन। और यही मोनोमर आगे जाकर बनाते हैं सब यूनिट्स फॉर द रिसेप्टर। इस मोनोमर में अगर मैं और मोनोमर ऐड करते चलूं, तो ये स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो जाएगा और बनाता है क्वाटरनरी एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन। यहाँ पर 1, 2 एंड 3 इसके 3 सब यूनिट हैं, इसलिए इसे ट्राइमरिक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इस ट्राइमरिक स्ट्रक्चर का हर एक सब यूनिट इंडिविजुअल है और अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक रखता है, इसलिए उसे लेबल भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पहले मोनोमर को नाम दिया गया अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा। यूजुअली ऐसा प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में फंसा हुआ रहता है, और अगर ये फंसा हुआ रहेगा तो इसके अलग अलग साइट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंट्रासेलुलर जो सेल के अंदर की तरफ रहेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर जो सेल से बाहर की तरफ रहेगा, और एक पार्ट जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन सेल के मेम्ब्रेन में एग्जैक्ट फंसा हुआ रहेगा, वो कहलाता है ट्रांस मेम्ब्रेन। इस रिसेप्टर का अगर टॉप व्यू देखेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए।
इसके अलग अलग सब यूनिट को अगर काउंट करने की कोशिश करें तो ये पेंटामरिक स्ट्रक्चर है, और इस पेंटामरिक स्ट्रक्चर में 2 and 5 इक्वल थे, एक जैसे थे, तो उसे अल्फा से लेबल किया गया। सिमिलरली 1 and 3 इक्वल थे, उसे बीटा से लेबल किया गया। चौथा था जो अलग तरीके का था, उसे गामा से लेबल किया गया। ऐसा पेंटामरिक स्ट्रक्चर अगर सेल मेम्ब्रेन में फंसा हुआ रहे तो अपने अंदर एक पोर क्रिएट कर पाता है, और इस पोर की मदद से वो चाहे तो छोटे मॉलिक्यूल्स को अंदर आने में मदद करता है। और अगर वो छोटा मॉलिक्यूल क्लोरीन आयन हो, क्योंकि क्लोरीन एक तरीके का आयन है, इसलिए इसे कहते हैं आयनोट्रोपिक रिसेप्टर विच फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ द आयन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल है गाबा रिसेप्टर। इस पेंटामरिक स्ट्रक्चर में 2 और सब यूनिट जोड़ दें तो ये बन जाता है 7, और 7 के लिए वर्ड यूज होता है हेप्टा, तो ऑल ओवर स्ट्रक्चर बनेगा हेप्टामरिक स्ट्रक्चर। और इस हेप्टामरिक स्ट्रक्चर को अगर सेल मेम्ब्रेन में माउंट किया जाए, यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टामरिक स्ट्रक्चर है ये। तब उसका एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट, इंट्रा सेलुलर पार्ट, वो पार्ट जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन है, ट्रांस मेम्ब्रेन कहलाएगा। इसके अलावा इसका एन टर्मिनस देन सी टर्मिनस। इस हेप्टामरिक ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर के साथ में एक दूसरा प्रोटीन अटैच होता है या कपल होता है, जिसके खुद 3 पार्ट हैं, अल्फा, बीटा और गामा। और उसके अलावा ये गुआनिन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल रखता है, जिसके कारण इसे नाम दिया जाता है जी प्रोटीन। और जी प्रोटीन से कपल होने के कारण इस पूरे रिसेप्टर का नाम पड़ता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। इस डायग्राम को देख करके आप इस जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का एक डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। हेप्टामरिक ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर कपल्ड विद जी प्रोटीन इज कॉल्ड जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। दूसरे साइड पे कभी कभी एक सिंगल सब यूनिट भी एक्ट करता है एज अ रिसेप्टर, उसे सेल मेम्ब्रेन में माउंट करते हैं। माउंट करने के बाद उसका नाइट्रोजन टर्मिनस और कार्बोक्सिल टर्मिनस, फिर उसका एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट, देन इंट्रा सेलुलर पार्ट, वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन है इसलिए ट्रांस मेम्ब्रेन। इसमें जुड़ा रहता है एक एंजाइम, और एंजाइम से लिंकअप होने के कारण ये कहलाता है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। इस एंजाइम के साथ में टायरोसिन का रेसिडुअल पार्ट जुड़ा रहता है, जिसके कारण इसे कहते हैं टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। अभी तक आपने आयन के साथ डील करने वाला रिसेप्टर देखा, जीपीसीआर या जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर देखा, और टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर देखा। सभी के सभी सेल मेम्ब्रेन से अटैच्ड थे, इसलिए इसे कहा जाता है सरफेस रिसेप्टर। लेकिन कुछ ऐसा सिंगल सब यूनिट भी अवेलेबल है जो सेल मेम्ब्रेन में नहीं रहता, इनसाइड द सेल रहता है। इन सच केस उसे कहा जाता है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर अफेक्ट करता है न्यूक्लियस को, जिसके कारण इसे कहते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर। अब मैं अपनी बातों को समराइज करता हूँ। पहला जो रिसेप्टर आपने कवर किया वो था आइनोट्रोपिक, दूसरा जीपीसीआर, तीसरा टायरोसिन काइनेज और चौथा न्यूक्लियर रिसेप्टर। 4 तरीके के रिसेप्टर की सुपर फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। आज के इस वीडियो को बनाने के लिए मेरी मदद की डॉक्टर सतीश साहू सर एंड मिस्टर आशीष मजुमदार सर ने। थैंक्स सर फॉर योर हेल्प। के फार्मा को मैं थैंक्स करना चाहूँगा क्योंकि उसने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया। इस वीडियो को बनाने के लिए रिक्वेस्ट आया था दुर्गेश वर्मा जी का, जिन्होंने कमेंट सेक्शन में हमें रिक्वेस्ट भेजा था। थैंक यू दुर्गेश फॉर योर रिक्वेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।